वेरी गुड विशेष टू माय 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकेंड लेक्चर। कल के इससे पहले के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया था और उसमें कुछ इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कई प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करता है। एट द सेम टाइम वी हैव स्टार्टेड विद द 15 ग्रुप एलिमेंट और उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ या एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे 15 ग्रुप एलिमेंट्स को फॉर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आप कोई भी प्रॉपर्टी पढ़िए, सबसे पहले पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास रख लीजिए ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको हमने समझाया था। इट इज़ वेरी इजी, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वी विल सी अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ठीक है, आपको इसमें से कोई भी डेटा लर्न नहीं करना है, नहीं याद करना है, मगर आपको इनकी कंपैरेटिव स्टडी का रीज़न पता होना चाहिए, कंपैरेटिव वैल्यूज़ का रीज़न पता होना चाहिए। बोर्ड ये नहीं पूछता कि यू टेल मी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस, बट इट विल टेल यू कि वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज़ मोर देन नाइट्रोजन। तो लेट अस टॉक अबाउट दीज थिंग्स टुडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स एनीथिंग गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से मेल्ट हो रहा है, लिक्विड में जा रहा है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि नेचर में ये मिलता कैसे है। ये नेचर में मिलता है डाई एटॉमिक N2 के फॉर्म में। ये आपको नेचर में P4 या इससे बड़े मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलता है। आर्सेनिक ऑनवर्ड्स ये सब क्या आ जाते हैं, इसमें मेटालिक कैरेक्टर आ जाते हैं और इनको क्या इसमें किस फॉर्म में मिलती है? मेटालिक बॉन्डिंग। आ रहा है नीचे, ये मेटालिक बॉन्डिंग के फॉर्म में मिलती है। ये दोनों क्या है? नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स में यहाँ पे कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएंगे पार्टिकल्स के बीच में? वैन डर वाल फोर्सेस। जब भी हम पार्टिकल के सॉलिड से लिक्विड होने की बात करते हैं तो इनके बीच के प्रेजेंट इंटर पार्टिकल फोर्स की स्ट्रेंथ ही डिसाइड करती है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा। इस फोर्स की स्ट्रेंथ सबसे पहले डिटरमाइन होती है टाइप ऑफ फोर्स से। ये नॉन पोलर फोर्सेस हैं, वैन डर वाल फोर्सेस हैं। वैन डर वाल फोर्सेस मेटालिक फोर्सेस से वीकर रहते हैं मेटालिक फोर्सेस से। तो ये जो वीकर मेटालिक फोर्सेस इनसे वीक हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट कम है। फॉस्फोरस के बाद तुरंत ही आर्सेनिक ऑनवर्ड्स मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये वैन डर वाल फोर्सेस से मेटालिक बॉन्डिंग में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं। अब मेटालिक बॉन्ड यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ देखिए, अब नाइट्रोजन नेचर में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? N2 छोटा पार्टिकल है और डाई एटॉमिक है। फॉस्फोरस का सिंगल पार्टिकल नाइट्रोजन से साइज में एकदम से बढ़ रहा था और मोर ओवर ये 4 या 8 या जितने भी पॉलीमेरिक फॉर्म में रहेगा। यहाँ ये वैल्यू आपको वाइट फॉस्फोरस के लिए दी है, इसलिए द मेल्टिंग पॉइंट इज़ इंक्रीजिंग। तो कहाँ से कहाँ तक बढ़ा है? ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। ठीक, ये मेटलॉइड कैरेक्टर पे हैं दोनों, बट मेटालिक कैरेक्टर आना चालू हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है? एंटीमनी टू बिस्मथ। अब क्या हो रहा है? नीचे जाने पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। यहाँ तक क्या था? इंक्रीज, और वेयर एज फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ इट इज़ डिक्रीजिंग। ये डिक्रीज क्यों हो रहा है? जबकि ये मेटालिक बॉन्ड है, यहाँ मेटालिक बॉन्ड जहाँ से चालू हुआ इनसे तो ये ज़्यादा है, बट कंपेयर टू ईच अदर ये डाउनवर्ड डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेटालिक बॉन्डिंग हमारी वीक पड़ रही होगी। अब मेटालिक बॉन्डिंग को थोड़ा सा रिवाइज करो। मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता था? मान लीजिए ये आपके मेटल एटम है सॉलिड में, तो ये आपस में कैसे बॉन्ड होते थे? दे आर हेल्ड टुगेदर विद द मेटालिक बॉन्डिंग। हाउ? ईच मेटल एटम कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन देम, जिसके कारण इनके ऊपर कुछ चार्जेस आ जाते हैं, पॉजिटिव, सम पॉजिटिव। इनको कहते हैं मेटल कर्नल्स। क्या कहते हैं? मेटल कर्नल्स। और ये इसका इलेक्ट्रॉन C। अब ये अपोजिट चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रॉन C इसमें ग्लू का काम करता है और ये सारे के सारे पार्टिकल को होल्ड करके रखता है। ये हमारी मेटालिक बॉन्डिंग। अब ये स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब इस पर चार्ज हाई हो। ये चार्ज क्या हो? हाई हो। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो? मोर हो। तो जितना ज़्यादा चार्जेस होंगे उतना ज़्यादा ये अट्रैक्शन होगा।
मोर ओवर अगर ये पॉजिटिव चार्ज का साइज छोटा होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा। अब देखते हैं क्या हो रहा है हमारे यहाँ नीचे की तरफ मेटालिक बॉन्डिंग समहाउ डिक्रीज़ हो रही है। क्यों डिक्रीज़ हो रही है? आपने एक फैक्टर पढ़ा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर से रिवाइज करो इसको। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? मेटालिक बॉन्डिंग सबको समझ में आ गई है। मेटालिक बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए, उतना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। यहाँ कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन शायद कम हो रहा है, इसीलिए मेटालिक बॉन्डिंग वीक पड़ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आप इधर देखिए, डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं तो आर्सेनिक ऑनवर्ड इनर डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो जाती है। मान लीजिए, चलो एक बार इनर्ट पेयर को और अच्छे से समझते हैं। ये रहा फर्स्ट शेल, ये रहा सेकेंड शेल और ये रहा थर्ड शेल। यहाँ तक तो ये इनर हो गए। अब ये रहा फोर्थ शेल, ठीक। 4p में इलेक्ट्रॉन की स्टार्ट होती फिलिंग, उससे पहले कहाँ गया इलेक्ट्रॉन? अंदर के d में। d क्या होता है? d इज अ डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल। मीन्स ये जो शेप दिखाए जाते हैं, ये दिखाए जाते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के कुछ रीजन्स होते हैं और कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ से वो रीजन बिल्कुल खाली होता है। न्यूक्लियस का जो एक्स्ट्रा 10 पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन भी आए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। कहाँ पे? इनर डी में आए। ये पूरे 10 होंगे मिलके, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसको ये न्यूट्रलाइज करना चाहिए। हाँ, तो जो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स अंदर आए थे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इन्होंने इसको न्यूट्रलाइज तो किया, बट कुछ डायरेक्शन से न्यूक्लियस का प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ। इसलिए आउटर शेल पे बढ़े हुए चार्ज के कारण इफेक्ट इंक्रीज हुआ और यहाँ आउटर शेल में 4s भरा हुआ है और 4p में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। तो क्योंकि 4s इज मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड न्यूक्लियस। पेनिट्रेशन टुवर्ड न्यूक्लियस का मीनिंग होता है कि 4p के कंपैरिजन में स्लाइटली इनर होते हैं 4s के इलेक्ट्रॉन्स। तो जब न्यूक्लियस खींच रहा है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, तो p और s में से कौन खींच जाएगा? s वाला ज़्यादा खींच जाएगा। और जनरली दे हैव अ रिलेक्टेंस टू टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो ऊपर से जब आप यहाँ से मेटालिक बॉन्डिंग चालू करी तो वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे? 5 इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग पार्ट इन द मेटालिक बॉन्डिंग। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही अब मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको इतना एक्सप्लेन करके नहीं लिखना है बोर्ड में। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई इन द 15 ग्रुप द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स आर फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, तो यू विल जस्ट राइट इन अ सेंटेंस। केमिस्ट्री के आंसर बहुत छोटे, एक्सप्लेनेशन बहुत बड़े, और छोटा छोटा आंसर लिखेंगे, एक्यूरेट लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा। क्या लिखेंगे? डाउन द ग्रुप इन द upper elements the van der Waal radii increases, the van der Waal force increases and the melting point also increases. Then downward members are showing the metallic bonding which is decreasing from arsenic to bismuth due to inert pair effect. लेस पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन अब कम पार्टिसिपेट कर रहा है नीचे जाने पे, जिसके कारण मेटालिक बॉन्डिंग वीक हो रही है एंड द मेल्टिंग पॉइंट्स आर डिक्रीजिंग। है बॉइलिंग पॉइंट। अब आती है बॉइलिंग पॉइंट की बारी। बॉइलिंग पॉइंट एक नॉर्मल ट्रेंड शो कर रहा है क्योंकि जैसे ही ये लिक्विड हो गया, अब इसकी मेटालिक बॉन्डिंग गई, इसकी वैन डर वाल फोर्सेस भी चले गए। अब इंडिविजुअली सब फ्री पार्टिकल्स हैं, अब सिर्फ वैन डर वाल फोर्सेस का ही काम है। वैन डर वाल फोर्सेस साइज बढ़ने के साथ इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए साइज नीचे की तरफ बढ़ता है। इंक्रीज वैन डर वाल फोर्सेस के साथ बॉइलिंग पॉइंट एक नॉर्मल ट्रेंड में इंक्रीज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत सिंपल और ईजी है। देन कम्स टू द डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो रही है? डेंसिटी यू कैन सी इट इज़ इंक्रीजिंग 0, 1, 5, 6 एंड 9। ये सारी वैल्यू आपकी एनसीईआरटी की उसी टेबल की हैं। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए, जितने भी टेबल्स दिए हुए हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, उनके डेटा नहीं पूछे जाएंगे, बट उन डेटा की वैल्यू की कंपैरेटिव रीजंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये कंपैरेटिव वैल्यू है वो डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्या होती है डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इज योर डेंसिटी। यही तो डेंसिटी होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मास बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन
वॉल्यूम। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम तो साइज तो पार्टिकल का बढ़ रहा है। और आपको मालूम था कि यहाँ पे क्या हो रही है, नीचे जाने पे पुअर शील्डिंग के कारण साइज उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाते, बट मासेस अच्छे खासे तेज़ी से इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण mass का increase more as compared to size increase, the density in p block elements down the group always increases. It is all about the physical properties. Let us discuss one more thing कि physical properties में यहाँ पे एक ये सिर्फ गैस है और बाकी के सारे solid हैं। Let us see कि ये गैस क्यों है। तो गैस क्यों है, क्योंकि ये N2 का छोटा सा मॉलिक्यूल है, जबकि ये P4 है। जब ये सेम ग्रुप के मेंबर्स थे तो सेम ग्रुप के मेंबर्स के नियर अबाउट सभी प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड बनाने के एक जैसी होती है, तो यहाँ ये अलग क्यों हुई। लेट अस सी द रीज़न बिहाइंड इट। क्यों नाइट्रोजन सिर्फ N2 बनाता है, और इसका देखिए कुछ बहुत कॉमन टर्म्स हैं जिनको कि आपको दिमाग में रखना है। आइसोटोप्स, एलोट्रॉप्स, आइसोमर्स, इन सब का डिफरेंस आपको आना चाहिए। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट है, उनके एटॉमिक वेट्स अलग अलग हैं, तो अलग अलग एटॉमिक वेट में आइसोटोप्स। सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक वेट बट नेचर में वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एलिमेंट तो है, जैसे कार्बन एलिमेंट, कोयला भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है और डायमंड भी कार्बन है, तो दिस इज वी कॉल्ड एज एलोट्रॉप। एंड आइसोमर्स कंपाउंड्स के होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, स्ट्रक्चरल और केमिकली वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि N2 का कोई दूसरा एलोट्रॉप नहीं होता, नाइट्रोजन सिंगल फॉर्म में मिलता है, दैट इज़ N2, और जबकि फॉस्फोरस नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म में मिलता है। अब अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो यू कैन सी कि ये नाइट्रोजन जो है कि इसका हम इसको ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल पिक्चर और ऑर्बिटल डायग्राम में डिफरेंस है, या ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं कि एक्चुअली ये ऑर्बिटल नहीं बना रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से दिखाते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अभी तक की जानकारी के हिसाब से केवल बाहर के ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, आउटर मोस्ट शेल के, तो हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को ही स्टडी में इंक्लूड करते हैं और उसको समझने में। तो ये हमने क्या बनाया, एस में सिंगल ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से दिखा दिया। तो ये इसके ऊपर हम लिख देते हैं 2s, क्योंकि ये सिंगल बॉक्स s का ऑर्बिटल, अब ये 2 है 3 है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सेकेंडली आपका 2p का ऑर्बिटल आया, इसमें कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, ये s हो गया, ये p हो गया। नाउ यू विल स्टार्ट फिलिंग द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन के साथ, एक ऊपर एक नीचे एरो के साथ दिखाओगे, ये फुल एरो भी बना सकते हैं। देन 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करते हुए जब तक एक इलेक्ट्रॉन सब में नहीं आ जाएगा पेयरिंग नहीं करेंगे। तो 3 ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारे पास, दिस इज द ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉर द आउटर मोस्ट शेल। ऑर्बिटल है ये शेल के लिए, 2p एक सब शेल है, बट 2p का एक ये पार्ट एक ऑर्बिटल है, तो यहाँ 3 ऑर्बिटल है। सिमिलरली वी हैव 3s and 3p फॉर फॉस्फोरस, एंड वी हैव ऑल्सो 3d ऑर्बिटल्स, क्योंकि थर्ड शेल में d ऑर्बिटल्स की भी पॉसिबिलिटी होती है, और d सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो यू हैव टू शो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस। अभी नॉर्मल स्टेट मीन्स नेचर के नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में जिस उस स्टेट में या जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में चले जाएं, तो वो कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। तो अभी हम सिर्फ ग्राउंड लेवल को लिख रहे हैं कि ये नॉर्मली ऐसे मिलेगा, ये रहा, ठीक है। अब इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए या इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बना ले जाए तो ये क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाने के साथ ये स्टेबल हो जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। यहाँ पे ये भी 3 बॉन्ड बना के स्टेबल हो सकता है,
ठीक, आप देखो ये 3 बॉन्ड तो अपने साथ ही बना ले रहा है, मगर फॉस्फोरस तीनों बॉन्ड अपने साथ ना बना के किसके साथ बना रहा है, अलग अलग फॉस्फोरस के साथ। ठीक, फर्दर ये फॉस्फोरस भी क्या कर रहा है, 3 फॉस्फोरस से बना ले रहा है बॉन्ड। ठीक, ये फॉस्फोरस भी अगले 3, तो इट सो ऑन कीप ऑन गोइंग, और ये पार्टिकल क्या हो जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं। क्लियर हो गया। और अगर ये P4 का मॉलिक्यूल होगा तो इट मे बी लाइक दिस, ये P1 2 3 एंड 4, ये सबके 2 बॉन्ड हुए, देन दिस इज द थर्ड बॉन्ड, इसके भी 3 बॉन्ड हो गए और ये भी आ गया आपका थर्ड बॉन्ड। ठीक, तो अब इसने क्यों, सिंपली कहने की बात क्या है कि P सिंगल बॉन्ड बना ले रहा है, इसलिए ये अलग अलग P से बॉन्ड बनाते हुए अपने 3 बॉन्ड पूरे कर रहा है, जबकि नाइट्रोजन से ही बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन में प्रॉब्लम है, बट फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस में प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ बिकॉज नाइट्रोजन का साइज़ है बहुत छोटा। अगर मान लीजिए इसने सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाए तो 3 बॉन्ड बनाने के पास इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाता है। सिमिलरली हेयर ऑल्सो, यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ छोटी होने के कारण ये कहलाती है रिपल्शन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन इतना ज़्यादा होता है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की अट्रैक्शन एनर्जी इस रिपल्शन को ओवरकम नहीं कर पाती। फॉर दैट व्हाट इट डज, ये सारे के सारे बॉन्ड आपस में ही बना लेता है, जिसके कारण 3 बॉन्ड की जो अट्रैक्टिव एनर्जी है वो इन एक रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके इसको स्टेबल रखती है। ठीक है, अब इसने सिंगल बॉन्ड क्यों बना लिया, क्योंकि ये डिस्टेंस है ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ इज़ मोर एंड रिपल्सिव फोर्सेज आर लेस। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई कि इसने सिंगल बॉन्ड नहीं बना पाया, इसने बना लिया। ठीक, तो इसने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तो इसने क्यों नहीं बनाया। ठीक, तो एक मतलब कि वाई इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ P2, नेचर में कोई भी P2 फॉर्म में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्यों, अब ये डबल बॉन्ड बनते कैसे हैं, ये रहे आपके वैलेंस शेल, नाइट्रोजन का वैलेंस शेल N2 बनाना है। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, इसमें sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। सभी बच्चों को मैंने ही पढ़ाया है, तो जिनको नहीं आ रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन का कोई वीडियो देखिए, उसके बाद इसको समझिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, इट मीन्स दिस इज़ 1। ठीक है, अगर ये sp3 होता तो, मगर यहाँ पे कितने 2 बॉन्ड पाई के हैं, इसका मतलब 2 p ऑर्बिटल आपको बिना हाइब्रिडाइजेशन के छोड़ने पड़ेंगे, अदरवाइज साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में जो ऑर्बिटल होता है एटम का वो हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता, तो 2 ऑर्बिटल छोड़ने पे आपका हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ बचता है sp, तो ये हो जाता है लीनियर। कैसे हो जाता है, लीनियर। ये sp हाइब्रिडाइज एक इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, ये भी sp हाइब्रिडाइज, और क्या आ गया आपके पास, ये ऑर्बिटल आ गया। तो यहाँ पे ये बना सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड तैयार हो गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था सभी में। ठीक, और एक जो ऑर्बिटल है उसमें क्या बच जाएगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब आपके पास कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइज नहीं हुए, एक p, और p ऑर्बिटल्स की जो मिलने की पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, डायरेक्शनल होती है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। ठीक, अगर एक p ऐसे मिला, मान लीजिए y वाला p बचा है तो ये z वाला p बचा है, तो एक बॉन्ड इसके साथ बना और एक बॉन्ड इधर बनेगा, ये वाले भी ऐसे ही आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, मीन्स एक ओवरलैपिंग y एक्सिस पे तो एक z एक्सिस पे होगी और एक हाइब्रिडाइजेशन में ऑलरेडी जा चुका है। इतना समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो पाई बॉन्ड होता है वो साइडवाइज ओवरलैप से बनता है। अगर ये डिस्टेंस दूर हो गई
तो पाई बॉन्ड नहीं बन पाते, ठीक। मोर ओवर ये जो पूरा ऑर्बिटल होता है ये एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिस्टेंस को शो करता है कि एक इलेक्ट्रॉन इतने बड़े एरिया में घूम रहा है। शेयर कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन कम से कम एरिया में घूमे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग हो जाएगी। नाउ लेट अस सी इन द केस ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में जो पाई बॉन्ड है, अगर यहाँ पाई बॉन्ड बनते तो ये किसके कारण बनते? 3p के कारण बनते। यहाँ पाई बॉन्ड जो बने हैं ये 2p पाई बॉन्ड बने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, सिंगल बॉन्ड की लेंथ होने के कारण साइडवाइज सेपरेशन कम था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कम, ऑर्बिटल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और एरिया इसको बहुत मिल गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्बिटल, और साइडवाइज डिस्टेंस हो गया ज़्यादा बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड बॉन्ड लेंथ ऑफ p सिंगल बॉन्ड p। तो इसलिए यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बन पा रहे, ठीक। तो इट इज़ अगेन वेरी कॉमन फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सिर्फ सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में ही आप पाई बॉन्ड देखेंगे, जैसे N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, O2, O डबल बॉन्ड O, कार्बन आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब बनाता दिखेगा। मगर जैसे जैसे आप डाउनवर्ड एलिमेंट्स में जाएंगे ये पाई बॉन्ड बनना मुश्किल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ते हैं, लेटरल सेपरेशन भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो साइडवाइज ओवरलैप पॉसिबल नहीं हो पाता। तो नाइट्रोजन क्यों गैस है? क्योंकि वो N2 है। क्यों वो N2 है? बिकॉज इट कैन नॉट फॉर्म N सिंगल बॉन्ड N। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि अगर वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होगा। तो फिर ऐसे ही P2 क्यों नहीं हो गया? P2 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि P सिंगल बॉन्ड P लेंथ ज़्यादा होने के कारण स्टेबल नहीं है, ठीक। मोर ओवर पाई बॉन्ड्स आर नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ मोर सेपरेशन एंड लेसर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मोर बिगर 3p ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया? अब नाइट्रोजन ने सिंगल बॉन्ड नहीं बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए, और फॉस्फोरस ऑनवर्ड सिंगल बॉन्ड ज़्यादा बन रहे हैं और मल्टीपल बॉन्ड नहीं बन रहे हैं। पार्टिकल्स हैवी होते हैं, इंडिविजुअली बड़े होते हैं और सभी सॉलिड हैं, नाइट्रोजन ओनली इज गैस। तो सबको समझ में आ गया होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सभी ग्रुप्स में, और जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आप इस ग्रुप में पढ़ रहे हैं वही सभी अगले ग्रुप के लिए भी पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमें अपने दिमाग में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करना है। पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी, कि कैसे किस किस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट एक पर्टिकुलर ग्रुप का एलिमेंट बनाता है और ग्रुप में कैसे ये वैरी करता है। दूसरा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देन बिकॉज नॉन मेटल से भी रिएक्ट करते हैं और मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल ग्रुप इज़ योर हेलोजन, एंड तो आप इसमें रिएक्शन विद हेलोजेंस भी देखेंगे सभी ग्रुप्स में। रिएक्शन विद मेटल्स बिकॉज इट इज़ नॉन मेटल ग्रुप, पी ब्लॉक इसमें बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, इसलिए आप इसकी रिएक्शन मेटल से भी देखेंगे। तो हमें इतनी प्रॉपर्टीज़ को देखना है। टुडे वी विल स्टार्ट विद ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपका थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा क्योंकि शायद आप भूल चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता ही क्या है। तो इसको पूरा रिवाइज करते हुए हम आपको समझाएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है और 15 ग्रुप में ये कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रही हैं और क्या वेरिएशन ये शो कर रहा है। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन वेरिएशन इन केमिकल रिएक्टिविटी। तो पहले समझो, याद करो कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही याद रखना है, द टोटल और द पार्शियल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनने पे किसी एटम पे कोई पार्शियल या टोटल चार्ज जो भी आ जाता है दैट इज़ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखते हैं टोटल चार्ज तब आते हैं जब क्या बन जाते हैं मॉलिक्यूल में आयंस। तो टोटल चार्ज इज द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, like if you take Na and Cl, तो Na gives its one electron to Cl to give you the Na positive, and chloride as it is taking one electron तो it is forming negative। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दे दिया तो 10 रह गए। प्रोटॉन तो कहीं जाता नहीं है, तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन नेट चार्ज +1, 17 electron 17 proton, but now 18 electron and
17 प्रोटॉन, तो नेट चार्ज इज -1। तो दिस इज द टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज कितना है 1 का है, 1। हर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को यूनिट चार्ज कहा गया है, ऑल्दो इट इज़ 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वैल्यू होती है, बट इसको यूनिट से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं सो दैट हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो यहाँ जब 1 चार्ज है तो हम क्या लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में +1। अगर ये 2 जैसे MgCl2 होता तो इट इज़ 2 चार्जेस, 2 यूनिट चार्जेस, वी क्या लिखते हैं हम इसको +2। बट अगर हमें मैग्नीशियम आयन लिखना है तो हम हमेशा क्या लिखते हैं Mg2+। तो कहीं पे भी 2+ लिखा है तो इट मीन्स वो आयन को दिखा रहा है, और कहीं पे भी +2 लिखा है तो इट इज़ शोइंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो होल का केस क्या है, जब इलेक्ट्रॉन या तो पूरी तरीके से एक्सेप्ट हो जाए या पूरी तरह से रिमूव हो जाए। तो दिस इज द केस ऑफ टोटल चार्ज दैट कम्स इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। टोटल चार्ज आ जाता है। अब आती है बारी पार्शियल चार्जेस की। तो पार्शियल चार्ज किस केस में आता है, जब इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। जैसे वी हैव HCl, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास कितने थे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है जिससे इनके बीच में HCl का बॉन्ड बन गया। HCl इज़ अ कोवलेंट मॉलिक्यूल। इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण, अभी क्या था, ये अपनी डिस्टेंस पे होता, ये अपनी डिस्टेंस पे होता, तो ये अपने न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज था, ये अपने न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज था। मगर क्या हुआ, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये पार्शियली इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया। भाई इसका ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया तो कोई बात नहीं भाई, मगर जब हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने से दूर कर दिया तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। टोटल एक पूरा का पूरा न्यूट्रलाइजेशन नहीं है उस इलेक्ट्रॉन का, अब कुछ पॉजिटिव यहाँ पे रह गया है। देन ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इसका अपना इलेक्ट्रॉन आया तो कोई बात नहीं भाई, बट दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन व्हेन इट कम्स क्लोजर टू क्लोरीन इट गेन्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जब कभी भी हमें किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एटम की जाननी होती है तो वी मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में, अब ये तो 2 ही एटम थे तो नो डाउट कि H और Cl है, ठीक। बट अगर 3 एटम है जैसे H2O, तो H2O हमारा HHO है या OHH है, तो ये हमें स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, तब हम बता पाएंगे कि ये नेट चार्ज इसके ऊपर क्या आएगा। तो H2O क्या होता है, ऑक्सीजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन से इधर और एक बॉन्ड और हाइड्रोजन से। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है ये स्लाइटली शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो इस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया डेल्टा पॉजिटिव, इस बॉन्ड से भी एक और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया डेल्टा डाई पॉजिटिव, और यहाँ पे